वेलकम टू वी लर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हम साइकोलॉजी क्लास 12th सेशन 14 दैट इज एडल्टहुड एंड एजिंग पर डिस्कस करेंगे। द टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस सेशन आर साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन एडल्टहुड, द पीरियड ऑफ एडल्टहुड, फिजिकल चेंजेस ड्यूरिंग एडल्टहुड एंड एजिंग, कॉग्निटिव चेंजेस ड्यूरिंग एडल्टहुड एंड एजिंग। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एडल्टहुड की, जब एक पर्सन चाइल्डहुड स्टेज से एडोलेसेंस स्टेज में आता है और उसके बाद वो आता है एडल्टहुड स्टेज में। तो क्या साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होता है इस टाइम पीरियड में, वो एक्सपीरियंस्ड हो जाता है, उसको लाइफ को जो चैलेंजेस है उसको फेस करना वो सीख जाता है और इसके दौरान ही फिजिकल चेंजेस उसमें बहुत सारे आते हैं और जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है, इवन की जो उसकी जो रीजनिंग पावर है या डिसीजन मेकिंग पावर है वो भी स्ट्रांग होती है। क्यों इसको कहते हैं? इसको हम ये भी कहते हैं कि एक मेच्योरिटी एज है। एडल्टहुड एज क्या है? मेच्योरिटी एज, क्योंकि इसमें अब तक जो है वो एक्सपीरियंस गेन कर चुका होता है। प्रॉब्लम्स ऑफ एडजस्टमेंट इन ओल्ड एज, कोपिंग विद द प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस फॉर द एजेड। कि जब ओल्ड एज में आता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसकी जो फिजिकल जो एबिलिटीज होती हैं वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती हैं और उसकी हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है एजेड पर्सन के लिए साइकोलॉजी जब वो एजेड में आ जाता है तब वो एक चाइल्ड लाइक बिहेवियर उनका स्टार्ट हो जाता है दोबारा से। ऑब्जेक्टिव्स, describe some of the important developmental tasks to be performed during adulthood, explain the important features of adulthood, enumerate the problems of adjustment in old age। कि क्या एडजस्टमेंट उनको करनी चाहिए ओल्ड एज में, क्या फीचर्स हैं एडल्टहुड के और क्या क्या वो टास्क परफॉर्म करते हैं एडल्टहुड के टाइम में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन एडल्टहुड। यहाँ पर एक थ्योरी है हैवी गर्स डेवलपमेंट टास्क। अर्ली एडल्टहुड, व्हाट डू यू मीन बाय अर्ली एडल्टहुड? सिलेक्टिंग अ मेट, लर्निंग टू लिव विद अ मैरिड पार्टनर, स्टार्टिंग अ फैमिली। जब अर्ली एडल्टहुड की बात करते हैं यहाँ पर आप अपना जो जीवन साथी है उसको चुनते हो, मैरिज की प्लानिंग करते हो, उसके बाद आप धीरे धीरे सीखते हो, एडजस्ट करना स्टार्ट करते हो अपने मैरिड पार्टनर के साथ। अगर वाइफ है तो वो अपने हस्बैंड के साथ, हस्बैंड है तो वो अपने वाइफ के साथ। तो मैरिड पार्टनर्स जो है वो एक दूसरे के साथ लाइफ जो है स्टार्ट करते हैं, एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं और फिर आगे अपनी फैमिली प्लानिंग के लिए भी सोचते हैं कि वो अपनी फैमिली को कैसे आगे बढ़ाएं, लाइक बेबीज को कैसे वो प्लान करें आगे। फिर सेकेंड आता है मिडल एज, अचीविंग एडल्ट सिविक एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, establishing and maintaining an economic standard of living, assisting teenage children to become responsible and happy adults। जब मिडिल एज की बारी आती है तब उसमें वो स्टेबल हो जाता है, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी लेता है और साथ में वो टीन एजर्स को गाइड करते हैं अपने चिल्ड्रन को कि वो कैसे रिस्पॉन्सिबल बने और वो एक हैप्पी एडल्ट्स की तरह जी सके। Then comes old age, adjusting to decreasing strength and health। क्योंकि जैसे ही ओल्ड एज आती है हेल्थ इश्यूज बहुत सारे आते हैं, जो स्ट्रेंथ होती है वो भी कम हो जाती है और उस टाइम पीरियड में उनको कैसे एडजस्ट करना पड़ता है। और साथ ही साथ इसमें एडजस्टिंग टू रिटायरमेंट एज आ जाती है और उनकी जो इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम वो भी कम हो जाती है या इनकम उनकी रिड्यूस हो जाती है। अब वो किस पे डिपेंड होते हैं? सिर्फ अपनी पेंशन पे। जो पर्सन जो पहले अर्ली एडल्टहुड पे या मिडिल एडल्टहुड पे सिर्फ अपनी लिविंग पे, अपनी अर्निंग पे डिपेंडेंट था, लेकिन जैसे ही ओल्ड एज आ गई तो क्या हो गया, उनकी जो सैलरी वगैरह वो खत्म। अब किस पे डिपेंडेंट रहेगा? वो अपनी पेंशन पे, और अगर वो पेंशन नहीं है तो अपने बच्चों पर डिपेंडेंट रहेगा। एडजस्टिंग टू डेथ ऑफ स्पाउस, तो यहाँ पे अगर उनका जो लाइक ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर है तो हो सकता है ग्रैंडमदर पहले एक्सपायर हो जाए या हो सकता है ग्रैंडफादर पहले एक्सपायर हो जाए, तो उनके बिना उनको रहना पड़ता है। फिर अपनी जो चिल्ड्रन है, फैमिलीज है, उनके साथ ही रहना पड़ता है। डॉटर इन लॉज हो गई, उनके साथ रहना पड़ता है। आगे जो ग्रैंड चिल्ड्रन है उनके साथ उनको एडजस्ट करना पड़ता है।
एस्टैब्लिशिंग एन एक्सप्लिसिट एफिलेशन विद मेंबर्स ऑफ वंस ओन एज ग्रुप, वो क्या करते हैं, जितने भी जो ओल्ड एज होते हैं वो अपना ग्रुप फॉर्म करना स्टार्ट करते हैं, बाहर वो टाइम स्पेंड करते हैं, लाइक वो मंदिर जाते हैं, कीर्तन भजन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, या फिर योगा एक्टिविटीज़ में, या हेल्थ जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं हेल्थ उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, एक्सरसाइजेस करना स्टार्ट करते हैं, या पार्क्स में अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो अपने ही एज ग्रुप में वो अपना टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उस एज में फैमिली मेम्बर्स जो है वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते, और फिर वो लोनली फील करता है कि अब तो मेरा स्पाउस भी नहीं है, अब तो मेरी इनकम भी नहीं है, मेरी हेल्थ भी मुझे साथ नहीं दे रही है, तो अब क्या किया जाए। या तो वो डिवोट करते हैं अपने गॉड को, लाइक टेम्पल्स में जाना विजिट करते हैं, वहीं पे स्पेंड करना टाइम, मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम वहाँ स्पेंड करते हैं, या फिर वो पार्क्स वगैरह में इस तरीके से या सोशल एक्टिविटीज़ में स्टार्ट करते हैं पार्टिसिपेट। Then another psychological perspective is that of Daniel Levinson. अब डेनियल लेविंसन ने बताया कि पहले जो एज है 20 to 24, that is leaving the family. Now, a transitional period from adolescence to early adulthood that involves moving out of the family home and establishing psychological distance from the family. कि अब वो पेरेंट्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है, अब वो अपनी अर्निंग पे डिपेंडेंट है, अपने मैरिज के लिए वो सोच रहे हैं, अपनी फैमिली लाइफ को सेटल करना चाहते हैं। तो ये जो है दैट इज दिस एज। देन गेटिंग इनटू द एडल्ट वर्ल्ड लाइक अर्ली 20s to 27 to 29, a time of exploration and provisional commitment to adult roles in occupational and interpersonal areas. यहाँ पर वो फोकस करते हैं कि मैं ऑक्यूपेशनल स्टेबिलिटी कैसे लाऊं, करियर स्टेबिलिटी कैसे लाऊं, कैसे मैं हाईएस्ट लेवल तक पहुंचूं। तो जितनी भी कमिटमेंट्स हैं उनको वो एक्सप्लोर करता है कि उसकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, फिर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनकी जो कमिटमेंट्स है लाइक टुवर्ड्स द स्पाउस, इवन हर एक को उसको बैलेंस करके चलना है, हर एक को उसको अचीव करना है। देन कम्स सेटलिंग डाउन, अर्ली 30s to अर्ली 40s। ये टाइम पीरियड जो है बिल्कुल सेटलमेंट का होता है, और ये और ज्यादा जो है एक कमिटमेंट को और बढ़ाता है, लाइक अ पीरियड ऑफ डीपर कमिटमेंट। Then comes becoming one's own man, that is between the age 35 to 39, the high point to early adulthood. अब एक वो उसकी एक सेल्फ आइडेंटिटी बन जाती है, और जितना उसने अचीव किया होता है वो 35 to 39 की एज तक वो स्टेबलाइज्ड हो जाता है, तो एक स्टेबिलिटी उसके पास आ जाती है। फिर आता है द मिड लाइफ ट्रांजिशन, जिसको हम बोलते हैं अर्ली 40s की, जो 40s में जब वो शिफ्ट करता है। अ डेवलपमेंटल ट्रांजिशन involving a sense of bodily decline and a vivid recognition of one's mortality, कि उनका जो हेल्थ है जो वो है वो डाउन होनी स्टार्ट हो जाती है, और इतनी स्ट्रेंथ स्टेमिना नहीं हो पाता उनके पास, जो कि मॉर्टैलिटी की तरफ लेके जाती है। देन रीस्टेबलाइजेशन एंड द बिगनिंग ऑफ मिडल एडल्टहुड, दैट इज मिडल 40s। फिर मिड 40s की बारी आती है, कैसे वो एडजस्ट करना स्टार्ट करते हैं, कैसे वो स्टेबलाइज करते हैं अपने उस एनवायरनमेंट के अंदर। देन कम्स द पीरियड ऑफ एडल्टहुड अगेन, द यंग एडल्टहुड। द मेजर कंसर्न्स ऑफ यंग एडल्ट्स इन 20s आर टू एस्टैब्लिश देमसेल्व्स इन लाइफ, जॉब एंड फैमिली। तो यंग एडल्टहुड में क्या होता है, जब 20s की एज होती है तो उसमें वो क्या करते हैं, अपनी लाइफ को सेटल करना, उनको जॉब्स के लिए सर्च आउट करते हैं, फैमिली को किस तरह से फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेते हैं वो। फिर मिडिल एज की बारी आती है, जो कि कम्पिटेंस, मेच्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी से कैरेक्टराइज्ड है, कि उसमें वो कम्पिटेंसी आती है, एफिशिएंसी डेवलप करते हैं, मेच्योरिटी आती है उनके अंदर, फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेते हैं और स्टेबिलिटी की तरफ वो बढ़ते हैं। देन कम्स ओल्ड एज। At this age, most individuals retire from their jobs formally. Old age जब आप 60s की बात करते हो तो वो रिटायरमेंट की एज होती है। बहुत से लोग होते हैं इंडिविजुअल्स जो कि रिटायर करते हैं अपनी जॉब से फॉर्मल वे में, और फिर वो डेवलप करते हैं, दे बिगिन टू डेवलप सम कंसर्न एंड ओकेजनल एंग्जाइटी, कि सब कुछ होने के बाद अब वो धीरे धीरे उनका सब छूटना स्टार्ट हो जाता है। तो एक बिल्कुल डिफरेंट स्टेज है, जो भी उनकी स्ट्रेंथ्स होती हैं वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब वो सेल्फ डिपेंडेंट ना होकर वो दूसरे पर डिपेंडेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। Now, physical changes during adulthood. Major physical changes with aging are described as external changes, internal changes
एंड चेंजेस इन सेंसरी कैपेसिटीज। तो ये मेजर फिजिकल चेंजेस आप देखते हो। लेट्स टॉक अबाउट एक्सटर्नल चेंजेस। Now external changes refer to the outward symptoms of growing old, जैसे बाल सफ़ेद हो जाना, दांत खराब हो जाना, स्किन में जैसे आप बोलते हो झुर्रियाँ पड़ जाना, पॉस्चर्स में पहले से स्ट्रेट पॉस्चर होता है, फिर बैंड जो है पीठ झुकना स्टार्ट हो जाती है। तो ये सब क्या है? एक्सटर्नल चेंजेस, जिसको हम बोलते हैं ये बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा है। द मोर ऑब्जर्वेबल changes are those associated with the skin, hair, teeth and general posture. Now, physical strength begins to decline from age 30 to age 80 and above. तो 30 की एज से ही फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो कम होनी स्टार्ट हो जाती है और इट गोज टिल 80 या उसके अबव अगर वो है। सो मोस्ट वीकनिंग अकर्स इन द बैक एंड लेग मसल्स, लेस इन द आर्म मसल्स। तो बैक में पेन स्टार्ट हो जाता है मोस्टली 30 के बाद। वुमेन में ये प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है कि उनकी बैक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनकी नीज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है, शोल्डर्स में प्रॉब्लम होती है। तो ये सब इट्स ड्यू टू द एज। देन द लॉस ऑफ टीथ, balding and graying of the hair affect on an individual's self concept and confidence. तो टीथ लूज करना स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद जो हेयर्स हैं वो वाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ब्लैक एंड वाइट लाइक इस तरह से स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि अफेक्ट करता है कहीं ना कहीं इंडिविजुअल के सेल्फ कॉन्सेप्ट को और कॉन्फिडेंस को। फिर इंटरनल चेंजेस की हम बात करते हैं यहाँ पे। इंटरनल चेंजेस रेफर टू द सिम्टम्स ऑफ ग्रोइंग ओल्ड दैट आर नॉट विजिबल, जो हमें दिखाई नहीं देते, जो हमारे विद इन द बॉडी होते हैं। सबसे पहला इफेक्ट आता है आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में। विद इंक्रीजिंग एज देयर इज रिडक्शन इन ब्रीथिंग एफिशिएंसी, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ब्रीथिंग एफिशिएंसी में प्रॉब्लम होती है कि उनकी जो सांस की प्रॉब्लम्स है वो बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। दूसरा आता है आपका द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, इस पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। डाइजेशन पावर जो है वो कम होनी स्टार्ट हो जाती है, अब उतना हैवी नहीं खा सकते जितना आप पहले अर्ली एडल्टहुड में या यंग एडल्टहुड में खाते थे, अब जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। सो विद इंक्रीजिंग एज देयर इज डिक्रीज्ड कैपेसिटी फॉर बाइटिंग एंड च्यूइंग, डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी है जो वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होनी स्टार्ट हो जाती हैं और उनको च्यूइंग में, क्योंकि टीथ खराब हो चुके होते हैं या लॉस ऑफ टीथ होता है, तो उनको खाने में चबाने में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इस तरीके से होती है। देन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम विच इंक्लूड्स द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स शो द इफेक्ट्स ऑफ नॉर्मल एजिंग रादर स्लोली, कि जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स है जैसे हमारी हार्ट बीट्स हैं या जो हमारे ब्लड वेसल्स है, कई बार इसमें बीपी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, किसी का बीपी हाई रहना स्टार्ट हो जाता है या किसी की जो है बीपी लो होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये यूजुअली बीपी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है यहाँ पर। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं सीएनएस, द सीएनएस शोज सर्टेन यूनिवर्सल चेंजेस एज अ फंक्शन ऑफ एज, मतलब जो नर्वस सिस्टम है वो हमारा वीक होना स्टार्ट हो जाता है, कई चीज़ें हम भूलना स्टार्ट कर देते हैं, कई उतनी एफिशिएंसी के साथ नहीं कर पाते जितना कि हम पहले कर सकते थे। देन फिजिकल चेंजेस अगेन ड्यूरिंग adulthood, changes in sensory capacities. With advancing age, there is gradual slowdown in the sensory abilities. Like eyesight weak होनी start हो जाती है, जैसे हम बोलते हैं इसको vision. Increasing age brings in several problems in vision. तो उनको दिखाई ठीक से नहीं दे पाता। फिर hearing problem start हो जाती है. Hearing seems to be at best around the age 20. From then onwards there is a gradual decline. तो सुनने में प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद है अदर सेंसेस, द सेंसेस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल डिक्लाइन विद ओल्ड एज, कि उनको कुछ टेस्ट ही नहीं पता चल पाता कि उसमें क्या ज़्यादा है क्या कम है। लाइट खाना वो पसंद करते हैं, स्पाइसी फूड उनको पसंद नहीं हो पाता क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनको हार्म करता है उनकी बॉडी को। देन मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी बहुत ज़्यादा अब इस एज में आती है। लाइक ओल्ड पर्सन्स आर फाउंड टू परफॉर्म पुअरर दैन यंग वंस ऑन लॉन्ग टर्म मेमोरी टास्क which require processing of information and organization of material, कि किस तरह से वर्क करना है, कैसे टास्क को संभालना है, तो कहीं ना कहीं उनकी
मेमोरीज में इतना कुछ याद नहीं रह पाता. Then memory performance with advanced age is affected by several factors. Some of the important factors are given below, like beliefs about memory. अब attitudes भी हो सकता है, उनका belief भी है, like old person's beliefs and attitudes about their memory ability affect their memory performance. कहीं ना कहीं वो performance में hamper करता है. वो पुराने लोगों के, पुराने जो लोग होते हैं उनके ख्याल ही पुराने होते हैं, तो इसलिए उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है. वो मॉडर्न जनरेशन के साथ कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम्स होती है एडजस्ट करने में, और वो बहुत स्लो हो जाते हैं एज कम्पेयर टू जो न्यू जनरेशन होते हैं, बहुत फास्टर होते हैं. देन यूज ऑफ मेमोरी स्ट्रैटेजीज. एन एग्जाम्पल ऑफ मेमोरी स्ट्रैटेजी इज रिपीटिंग टू योर सेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन द आइटम्स यू वॉन्ट टू बाय इज कनेक्टेड विद समथिंग दैट इज फेमिलियर. कि अगर कोई चीज़ आपको बोली गई है लाने के लिए और आप उसको भूल जाते हो, तो आप क्या करो, उसको रिपीट करना चाहिए ताकि वो जो आइटम है आप भूल ना सको, और उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से जो आपकी जो ऑब्जेक्ट है फेमिलियर, उससे कनेक्ट करो. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू रिमेंबर द नेम ऑफ समबडी, यू मे एसोसिएट दैट पर्सन विद सम पॉपुलर फिगर. अगर आपको किसी का नाम याद रखना है तो कहीं ना कहीं उसको एसोसिएट कर सकते हो कि हाँ, ये पॉपुलर फिगर का ही नाम है. Lifestyles of elderly. The elderly persons who engage in daily activities like playing chess or bridge, their performance on some of the memory and reasoning tasks is found to be better than elderly non-players. कि जो elderly people हैं वो chess activities में इन्वॉल्व होते हैं, उनके कहीं ना कहीं मेमोरी शार्प करने के लिए होता है, जो कि नॉन प्लेयर्स से बेटर होते हैं. देन लर्निंग. इट इज़ बिलीव दैट लर्निंग परफॉर्मेंस टेंड्स टू बी पुअरर ड्यूरिंग लेट दैन अर्ली एडल्टहुड. जब हम बोलते हैं कि लर्निंग कैपेसिटी जो है वो पुअर एज में आके ख़त्म हो जाती है एज कम्पेयर टू जो अर्ली स्टेजेस में होती है. अटेंशन. Old people may not differ from young people in terms of their attention span as such. However, they get easily distracted by any kind of interference. तो attention यहाँ पर यह है कि जो नए लोग होते हैं, young people होते हैं, उसमें जैसे वो attention चाहते हैं ऐसे ही वो भी चाहते हैं attention, लेकिन कहीं ना कहीं वो distract होता है, कई बार interfere करते हैं, तो जो young people है उनको वो पसंद नहीं होता. लाइक हमारे जो ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर कई बार हमें टोकते हैं, हमें बोलते हैं, तो हमें वो चीज़ पसंद नहीं आती, तो हम उनको क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं कि हम उनको साथ में नहीं लेकर जाते. हम बोलते हैं कि आप हमारे साथ चलकर क्या करोगे, तो ये एक डिस्ट्रैक्शन हुआ कि हम उनको साथ में नहीं लेके जा रहे. पार्टी में जा रहे हैं तो आप उनको बोलते हैं आप क्या करोगे वहाँ पार्टी में जाके. तो ये चीज़ें जो हैं अटेंशन देना, दैट इज इम्पोर्टेंट. देन इंटेलिजेंस. Most of the intelligence tests require speed of the performance. Old persons are slower on reaction time. Thus, lower performance on intelligence tests may be due to slower reaction time than due to a decline in intellectual functions. General knowledge does not decline with age. जो general knowledge है वो age के साथ कभी भी decrease नहीं करती. हाँ, ये हो सकता है कि जो क्वेश्चन पुटअप किया जाए उसमें वो थोड़ा टाइम लेते हैं उसको समझने में, सुनने में, और तब जाकर वो उसको आंसर देते हैं. लेकिन जो यंगर वंस होते हैं वो इजीली उसको अडेप्ट करते हैं और इमीडिएटली आंसर करते हैं. प्रॉब्लम्स ऑफ एडजस्टमेंट इन ओल्ड एज. क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं ओल्ड एज में, कैसे एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स, जैसे पुअर इमेज प्रॉब्लम्स फेस बाय ओल्डर पीपल, हैप्पीनेस, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, डेथ, डिप्रेशन. ये सारे जो है फैक्टर्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करते हैं ओल्ड एज में. कोपिंग विद द प्रॉब्लम्स. अब इन प्रॉब्लम से वो कैसे बाहर आए. द एल्डरली नीड टू डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी so that they may adapt to life's pressures and problems of old age. पहली बात तो उनको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अपने एटीट्यूड को चेंज करें. वो ये ना कहे कि मैं रेस्ट्रिक्टेड रह गई, मैंने पहले ऐसे किया तो अब मैं क्यों चेंज हूँ. कहीं ना कहीं उनको चेंज करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं उन्हें अडाप्ट करना चाहिए जो मॉडर्न जनरेशन के अकॉर्डिंग. टोटली ही नहीं, लेकिन कुछ हद तक उनको अडॉप्ट करना चाहिए.
then they need to recognize that they have to explore new ways of coping with their life events. किस तरह से वो अपनी लाइफ में इन्वॉल्व रहे, किस तरह से वो अपनी लाइफ को बिजी रखें ताकि किसी के ऊपर वो डिपेंडेंट ना रह सके या किसी के ऊपर वो बोझ ना बने. तो the elderly need to make greater use of information seeking and of problem solving rather than withdrawing or isolating. कि उस इंफॉर्मेशन को वो ग्रास्प करे, प्रॉब्लम सॉल्व करे. जैसे हम बोलते हैं कि बड़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो हमें अच्छी सलाह देते हैं, हमारे डिसीजन मेकिंग में वो काम आते हैं. लेकिन अगर वो इग्नोर रहेंगे या अलग रहेंगे तो उनको कोई नहीं पूछेगा. देन इंक्रीजिंग वन सेल्फ कॉन्फिडेंस, दूसरों को वो मोटिवेट करें, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, उनको सही डायरेक्शन बताए, गाइड करें उनको. So one's self-confidence, self-reliance, developing healthy attitude about one's strengths and weaknesses. Then enlarging social networks is another way of coping with problems. जैसे अभी बताया था कि वो किसी सोसाइटी के मेंबर बन जाए, रेजिडेंट्स वेलफेयर के मेंबर बन जाए, या टेम्पल में या किसी भी होली जो भी रिलीजियस प्लेस है वहाँ के मेंबरशिप ले लें, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम डिवोट करें, या फिर अपने कोई क्लब्स जैसे हेल्थ क्लब्स हैं वहाँ पर ज्वाइन करें. एक आता है लाफ्टर क्लब, वहाँ पर ज्वाइन करें. कुछ ना कुछ इस तरीके से एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें ताकि वो अपनी लाइफ में कभी फ्रस्ट्रेट ना हो. देन इन्वॉल्वमेंट इन ग्रैंड पेरेंटिंग, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जो उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं उनको नर्चर करें, वो उनको बड़ा करें या उनको सेटिस्फाई करें. हेल्प्स एल्डरली सेटिस्फाई मेनी ऑफ देयर पर्सनल एंड इमोशनल नीड्स. तो उनको ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें. जैसे बोलते हैं कि ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर अपने पोता पोती दोता दोती इनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनको एक हैप्पीनेस देता है, एक इमोशनल बॉन्डिंग देता है. देन साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस फॉर द एजेड. The most important goals of psychological interventions are insight into one's behavior, anxiety or depression relief, adaptation to a present situation, improving self-care skills, encouraging activity, facilitating independence, accepting one's weaknesses and difficulties, improving interpersonal relationships. कि वो इन्वॉल्व रहें, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें. एक फाइनेंशियली नहीं कर सकते बट एक इमोशनल सपोर्ट दें, एल्डरली वे में रहें. उसके अलावा हर एक की वीकनेस को एक्सेप्ट करें, डिफिकल्टीज को एक्सेप्ट करें और एक इंडिपेंडेंस जो है लाइफ जिए वो. There are several psychological interventions which are needed for the aged, like seeking help through mental health services, cognitive behavioral interventions, फैमिली थेरेपी, सोशल इंटरवेंशन. ये सारे जो हैं ये साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस हैं कि उनको मेंटली उनको फिट करें कि हाँ वो हेल्थ वाइज भी ठीक है. उनके साथ कहीं ना कहीं उनके व्यूज़ एक्सपीरियंसेस को शेयर करें. उनके बिहेवियरल इंटरवेंशंस जैसे कि कैसे उनको बिहेव करना चाहिए, कैसे रिएक्ट करना चाहिए, ये सब चीज़ें लाइक फैमिली थेरेपी ऑल्सो कहीं ना कहीं ये रोल प्ले करते हैं. Then this is an exercise for you, that is do it yourself. What are the major developmental tasks for the middle-aged people? Describe some of the external changes taking place with advancing age. What happens to the cardiovascular system during old age? What are the economical problems in old age? What are the chief goals of psychological interventions? Then write short notes on bereavement, societal interventions for the aged, depression in old age, CNS changes with age, and last is family therapy. Thank you.